दो अनाथ बहनों का जादुई फ्रॉक। सोमनाथ अपनी पत्नी रमा के साथ गांव में फलों का व्यापार करता था। एक बार वो दोनों पति पत्नी शहर से फल लेकर घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। उसके जाने के बाद उनकी दोनों बेटियां सुमन और काजल अब अनाथ हो चुकी थी। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रमा का भाई राजीव शहर में काम करता था। जब उसे इस घटना के बारे में पता चला तो वो शहर से अपनी भांजी को लेने गांव आ जाता है और वो अपनी दोनों भांजी को लेकर शहर आ जाता है। अच्छा हुआ आ गई तुम दोनों बहनें। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ जी जो आप इसे यहाँ लेकर आ गए। आखिर ये दोनों अनाथ बहनें अकेले कैसे अपना गुजारा करती। अब से तुम दोनों अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझना। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकती हो। अब से हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। मामी आप बहुत ही अच्छी हो मामी। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। उनके बिना अब हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उनके जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे मामी। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों अंदर चलकर आराम कर लो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। उसके बाद दोनों बहनें अंदर कमरे में चली जाती है। कावेरी, मेरे दोनों भांजी के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। तुमने बहुत ही अच्छे से एक ही बार में दोनों का दिल जीत लिया। अब मैं आराम से शहर जा सकता हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब से इन दोनों के खर्चे के पैसे भी अलग से भेज दिया करूँगा। तुम इन दोनों को खूब प्यार से माँ की तरह रखना। आप चिंता मत करो जी, आप आराम से शहर में काम करना। यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मेरी माँ भी आने वाली है। उनके आने के बाद इन दोनों बच्चों का और भी ज्यादा मन लग जाएगा। ये तो और अच्छी बात है। फिर तो मैं कल ही शहर चला जाता हूँ। मुझे वहाँ बहुत ही ज्यादा काम है। अगले दिन राजीव शहर चला जाता है और उसके बाद कावेरी की माँ भी उसके पास रहने के लिए आ जाती है। अब कावेरी का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटी जा, और आराम से जाना। और हाँ, सारा लंच खत्म करके लाना। मामी हम दोनों भी स्कूल जाएं? हम दोनों बहनें भी तैयार हो गए हैं। तुम दोनों अभी रुको। तुम दोनों से मुझे थोड़ा काम है। जाओ रिया, तुम स्कूल जाओ, ये दोनों बहनें बाद में आएंगी। उसके बाद कावेरी की बेटी रिया वहाँ से चली जाती है। जाओ अब तुम दोनों किचन में जाकर माँ के लिए चाय और पराठे बना लाओ। माँ को दवाई लेनी है। मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर सकती। तुम दोनों बाद में स्कूल चली जाना। सुमन और काजल उदास मन से रसोई में जाकर चाय पराठे बनाने लगती है। अरे बेटी, क्या जरूरत है इन मनहूस को स्कूल भेजने की। इनसे इसी तरह घर में काम करवाया कर। आखिर तू कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो मुझे इसे भेजना ही होगा, वरना इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इन्हें स्कूल नहीं भेज रही। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे चित भी मेरी और पट भी मेरी। बस अब देखती जाओ। कावेरी बहुत ही चालाक थी। वो जानबूझकर सुमन और काजल को हर सुबह स्कूल जाने में लेट करवा देती ताकि वो दोनों स्कूल से वापस घर आ जाए और वापस घर आकर घर का सारा काम करे। रोजाना स्कूल देर से जाने की वजह से सुमन और काजल की पढ़ाई पर भी बहुत फर्क पड़ने लगा, जिस वजह से अब उसकी क्लास टीचर भी उसे खूब डांटने लगी। सुमन और काजल, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों बहनों ने। एक भी दिन समय पर स्कूल नहीं आती हो और पढ़ाई में भी बिल्कुल जीरो हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर मुझे तुम्हारे मामा को कॉल करके सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं नहीं टीचर जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे मामा जी को कुछ मत कहिएगा। हम कल से टाइम से स्कूल आया करेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। सुमन और काजल घर आकर अपनी मामी को सारी बात बताती है। ये सुनकर कावेरी गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारे मामा जी तक ये बात पहुंची ना कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो तो वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उल्टा वो तुम दोनों को ही डांटेंगे
और फिर तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा और फिर जिंदगी भर तुम्हें घर में रहकर घर का झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करना होगा। ये सुनकर सुमन और काजल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दोनों मासूम अनाथ बहनें किसी से कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन फिर से दोनों बहनें स्कूल के लिए लेट हो जाती है, क्योंकि आज भी स्कूल जाने से पहले उसकी मामी ने उसे घर का बहुत सारा काम दे देती है, जिसे करते करते उन्हें बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। और स्कूल आने के बाद आज फिर से दोनों बहनों को टीचर से बहुत ही डांट पड़ती है। लगता है तुम दोनों बहनें ऐसे नहीं मानोगी। अगर तुम दोनों कल से टाइम से स्कूल नहीं आई ना, फिर हम तुम दोनों बहनों का नाम इस स्कूल से काट देंगे, समझी? ये तुम दोनों की आखिरी वार्निंग है। ये सुनकर दोनों बहनें काफी ज्यादा रोती है। रोते रोते दोनों बहनें घर आ रही थी, तभी रास्ते में दोनों बहनें एक पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद देखिए ना हमारी क्या हालत हो गई। जब आप दोनों थे तो कितने अच्छे से हम दोनों का ख्याल रखते थे। अब तो आपके जाने के बाद कोई भी थोड़ा भी हमारा ख्याल नहीं रखता। हाँ माँ पापा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब से आप हमें छोड़कर गए हैं कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। मामी हमसे घर का सारा काम करवाती है, जिस वजह से हम रोज स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और टीचर से भी हमें रोज डांट पड़ती है। अब तो हम मामा जी से भी कुछ नहीं बता सकते, हम क्या करें? सुमन और काजल जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी पेड़ पर एक परी सो रही थी। सुमन और काजल के रोने की आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है और वो पेड़ से नीचे आ जाती है और उन दोनों बहनों से उनके रोने की वजह पूछती है। दोनों बहनें परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद परी को दोनों बहनों पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, घबराओ नहीं बच्चे, ये लो, ये जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम घर का सारा काम चुटकियों में कर सकती हो, जिससे अब तुम्हें स्कूल जाने में कभी भी देरी नहीं होगी। इस फ्रॉक को पहनकर तुम जो भी बोलोगी ये फ्रॉक वैसा ही करेगा। अब तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा। अब सारा काम तुम दोनों बहनों के आदेश पर ही होगा और अगर किसी ने इस जादुई फ्रॉक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम उससे भी बुरा होगा। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, तुम इस जादुई फ्रॉक को लेकर अब अपने घर जाओ। परी जी, आप बहुत ही अच्छे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बहनें जादुई फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। अगले दिन से जैसे ही दोनों बहनें उस जादुई फ्रॉक को पहनकर तैयार होती है, वैसे ही उनके कहने पर जादुई फ्रॉक अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। जादुई फ्रॉक, हमारे लिए जल्दी से चाय और पराठे ला दो। तभी वहाँ पर झट से चाय और पराठा आ जाता है। अरे वाह, ये तो तुरंत बन गया। अब हम इस जादुई फ्रॉक से सारे काम करवा सकते हैं। हे जादुई फ्रॉक, अब हमें जल्दी से तैयार करके स्कूल भेज दो। उसके ऐसा कहते ही दोनों बहनें झट से स्कूल पहुंच जाती है। आज पहली बार दोनों बहनें समय से पहले ही स्कूल आ जाती है। अब से दोनों बहनें जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी मामी का दिया हुआ सारा काम चुटकियों में निपटा कर टाइम से स्कूल जाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रात दोनों बहनें अपने कमरे में सो रही थी, तभी कावेरी उसके कमरे में आती है और वो जादुई फ्रॉक देख लेती है। अरे, मैंने तो इस दोनों मनहूस बहनों को कभी कोई नई फ्रॉक नहीं दिलाई, फिर ये इतना सुंदर फ्रॉक ये दोनों के पास कहाँ से आया? जरूर इन दोनों बहनों ने घर में से पैसे चुराकर ये फ्रॉक खरीदा होगा। मैं अभी इस फ्रॉक को छुपा कर रख देती हूँ। उसके बाद कावेरी उस फ्रॉक को छुपा कर रख देती है। अगले दिन सुमन और काजल जब सोकर उठती है तो दोनों बहनें देखती है कि उनके कमरे में से जादुई फ्रॉक गायब है। ये देखकर दोनों बहनें काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों बहनों ने उस फ्रॉक को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिला। अंत में वो अपनी मामी के पास जाती है। मामी, हमारे कमरे में हमारी फ्रॉक रखी थी, आपने कहीं देखी है क्या? वो फ्रॉक तुम दोनों बहनों को अब नहीं मिलेगी।
पहले ये बताओ, तुम दोनों फर्नीचर के पास इतना सुंदर नया फ्रॉक कहाँ से आया? तुम दोनों बहनों के पास नए फ्रॉक खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहीं तुम दोनों ने घर में चोरी तो नहीं की? सच बताओ। मामी, हमने कोई चोरी नहीं की। वो फ्रॉक तो हमें परी ने दी थी। वो फ्रॉक जादुई फ्रॉक है। उसे पहनते ही हम घर का सारा काम चुटकियों में कर लेते हैं, जिससे हमें स्कूल जाने में कोई देरी नहीं होती। हाँ, अब समझी। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम दोनों काम चोर में इतनी ज्यादा फुर्ती कहाँ से आ गई है, जो मेरे बोलते ही सारा काम झट से कर लेती हो और टाइम से स्कूल भी पहुँच जाती हो। अब तो मुझे इस फ्रॉक को खत्म करना ही होगा। मैं अब इस फ्रॉक को ही जला देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम दोनों क्या करती हो। उसके बाद कावेरी उस फ्रॉक को जलाने लगती है। तभी आग की लपटें कावेरी के शरीर में पकड़ लेती है और कावेरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तभी उधर से राजीव भी आ जाता है और वो परी भी वहाँ प्रकट हो जाती है। बचाओ, अरे कोई मुझे इस आग से बचाओ, बचाओ, वरना मैं जल जाऊंगी। नहीं, तुमने इस मासूम बच्चियों पर बहुत अत्याचार किया है। अब तुम्हें इसकी सजा से कोई नहीं बचा सकता। तभी कावेरी की माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे बचा लो, उसके साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बचा लो उसे। परी जी, छोड़ दीजिए उसे। उसके बाद परी आग बुझा देती है। कावेरी, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगा, साथ में दोनों भांजी को भी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए। भला मैं आप लोगों से दूर होकर कहाँ जाऊंगी? भला मेरे पास आप लोगों के सिवा है ही कौन? मुझे माफ कर दीजिए। सुमन और काजल, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। मामा जी, प्लीज मामी जी को माफ कर दो। हम पहले ही अपने माँ पापा को खो चुके हैं, हम अब मामी को नहीं खोना चाहते। परी जी, आप भी मामी को माफ कर दो प्लीज। ये सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। राजीव के साथ परी भी कावेरी को माफ कर देती है और फिर कावेरी परी से वादा करती है कि अब वो सुमन और काजल के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगी। लव मैरिज वाली का जादुई लहंगा। राघव, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। आखिर तुम कब मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे? तुम परेशान मत हो गौरी, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से इस बारे में बात करता हूँ। तुम्हें जो भी करना है राघव, जल्दी करो। अगर मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और तुम मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कहो गौरी, भला तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ क्या? मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। राघव गांव से शहर काम की तलाश में आया था और वो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करता था और उसका पूरा परिवार हीरपुर नामक गांव में रहता था। राघव गौरी से बहुत प्यार करता था और वे लोग कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आज गौरी के मुंह से उसकी शादी की बात सुनकर राघव बहुत डर जाता है, क्योंकि वो गौरी के बिना नहीं रह सकता था। इसलिए वो गौरी के बारे में अपने परिवार वालों को बताने गांव आता है। अरे राघव बेटा, आ गया तू? मैं तेरी ही राह देख रही थी बेटा। आ बेटा, बैठ। ये रहा जी मेरा बेटा, लाखों में एक है मेरा बेटा, सर्वगुण संपन्न। माँ, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? माँ, और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो सब बातें बाद में होती रहेगी। अभी फिलहाल मैं तुझे ऐसी खुशखबरी देने वाली हूँ जिसे सुनकर तो खुशी से नाच उठेगा। ठीक है बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब हम चलते हैं। कैसा रिश्ता? किसकी शादी? माँ, आखिर आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कैसे पक्की कर दी? माँ हूँ मैं तेरी और तेरा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ। और वैसे भी आज तक तूने मेरी कोई बात टाली है और मेरी इस बात को भी तू नहीं टालेगा। अब चलकर मेरी होने वाली बहू के लिए कपड़े और फल खरीदने हैं। चल मार्केट चलते हैं। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। माँ,
मैं शहर में गौरी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया है उसकी शादी होगी तो मुझसे ही होगी। राघव की ये बात सुनकर उसकी माँ शकुंतला राघव से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। राघव अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुमने उस शहरी लड़की से शादी की तो आज के बाद से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और हाँ, उस लड़की और तुम्हारे लिए आज के बाद मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जा, निकल जा मेरे घर से। राघव दुखी मन से शहर आता है और गौरी को सारी बातें बताता है। उसके बाद दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर राघव गौरी को एक छोटे से किराए के मकान में लेकर जाता है। मुझे माफ कर देना गौरी, आज से यही छोटा सा कमरा हमारा घर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करके अपना खुद का घर बनाएंगे और देखना एक दिन हमारे घर वाले हमें जरूर अपनाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जब राघव अपने कंपनी में जाता है तो उसे पता चलता है कि गौरी के पिता के कंप्लेन पर राघव को कंपनी से निकाल दिया गया है। अब क्या होगा गौरी? अब आगे हम क्या करेंगे? कहीं मैंने तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी तो नहीं खराब कर दी? ऐसा मत बोलिए जी, जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी उधर से मकान का मालिक आता है और किराया नहीं देने की वजह से उन्हें अपने मकान से निकाल देता है और उसके बाद गौरी और राघव दोनों रोड पर आ जाते हैं। अब भला हम कहाँ जाएंगे जी? सुनिए जी, एक बार आप मुझे अपने गांव लेकर चलिए, शायद माँ जी हम लोगों को माफ कर दे और हमें अपना ले। नहीं गौरी, मैं इस हालत में गांव नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें गांव तब ले जाऊंगा जब तक मैं एक अच्छा, काबिल और कामयाब इंसान नहीं बन जाता। उसके बाद दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगते हैं। राघव जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और दोनों मिलकर बाजार में जाकर लकड़ियां बेचा करते थे। ऐसे ही उनका गुजर बसर चल रहा था। ऐसे ही बरसात का मौसम आ जाता है। बाहर लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से उनका लकड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए। ये क्या? तुमने तो सारी रोटी मुझे दे दी, फिर तुम क्या खाओगी गौरी? आपको कैसे पता कि मैंने सारा खाना आपको दे दिया? तभी बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है जो इस बुढ़िया की मदद कर सके? कोई है? अरे अम्मा, आप अंदर आइए। अम्मा बैठिए। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दे बेटी, मैंने आज 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। राघव गौरी को हाँ में इशारा करता है और गौरी खाने की प्लेट उठाकर उस अम्मा को दे देती है। सारा खाना खाने के बाद वो अम्मा कहती है, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना था बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटी, तुम एक सफल गृहिणी हो। बेटी, कुछ और थोड़ा खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। क्यों नहीं अम्मा, ये लीजिए अम्मा, ये भुने हुए चने हैं, आप इसे खा लीजिए। वो खाने के बाद वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। गौरी, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही थी। तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। तुम दोनों जितना कमाते हो उसमें से दूसरों की भी मदद करते हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देखकर मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हुई। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमसे हमारा परिवार मिल जाए और हम सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहे। ठीक है गौरी, ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगा से तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। सबसे पहले तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और हाँ, ध्यान रहे इस लहंगा से उतना ही कुछ मांगना जितने की तुम्हें जरूरत हो। और हाँ, जिंदगी में कभी लालच मत करना
और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना। उसके बाद गौरी और राघव उस परी का धन्यवाद करते हैं और परी वहाँ से गायब हो जाती है। गौरी और राघव जादुई लहंगा से बोलकर ढेर सारे पैसे मांगते हैं, जिससे वे शहर में अपना एक सुंदर सा घर बनाते हैं और अपनी एक लहंगे की बड़ी सी दुकान खोलते हैं। और जब उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है, उसके बाद वे लोग उस जादुई लहंगा को नदी में जाकर विसर्जित कर देते हैं। हे जादुई लहंगा, आपने मेरी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम लोग अपनी मेहनत से आगे कमाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको छोड़कर जा रही हूँ, ताकि जैसे आपने मेरी जिंदगी बदली है, वैसे ही आप किसी और जरूरतमंद की मेरी तरह ही जिंदगी बदल सको। उसके बाद दोनों उस जादुई लहंगे को नदी में बहा देते हैं। गौरी और राघव का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है और वे लोग उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। और फिर राघव गौरी को लेकर अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। माँ, ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? बेटा, तू मुझे माफ कर दे। मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। बेटा, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार अपने लिए कुछ मांगा और मैं अभागन माँ उसमें तेरा साथ नहीं दे पाई। राघव, सबसे पहले डॉक्टर को बुला दो, माँ जी को काफी तेज बुखार है। बेटा, मेरी बहू तो लाखों में एक है, चांद का टुकड़ा ढूंढा है तुमने मेरे लिए। आज के बाद से मैं तुम दोनों को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। उसके बाद से सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।